नमस्कार बच्चों। कल हमने जो है साम्य अवस्था के बारे में विचार किया था, रासायनिक साम्य अवस्था के बारे में जो है पढ़ा। आज हम बात करते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक के बारे में कि साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है। इसके लिए जो है कि साम्य अवस्था स्थिरांक को जानने के लिए हम मान लेते हैं एक सामान्य समीकरण है n1a प्लस n2b इज इक्वल टू m1c प्लस m2d। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और यदि हम इस अभिक्रिया पर द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू करते हैं तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार जो अग्र अभिक्रिया है उस अग्र अभिक्रिया का वेग Rf जो है वो अभिकारकों की सांद्रता की गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी कि Rf इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर n1 इंटू b की पावर n2। या हम यूँ कह सकते हैं कि इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Rf इज इक्वल टू kf a की पावर n1 इंटू b की पावर n2। यहाँ जो kf है वो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसी तरह से ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के लिए प्रतीप अभिक्रिया का जो वेग है वो होगा Rb, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू c की पावर m1 इंटू डी की पावर m2, क्योंकि प्रतीप अभिक्रिया के लिए उत्पाद C और D जो है वो अभिकारक का कार्य करेंगे। तो इसलिए जो है प्रतीप अभिक्रिया का वेग Rb इज इक्वल टू होगा Kb C की पावर m1 इंटू डी की पावर m2। तो ये उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया थी, इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग हमने देखे। अब यदि हम बात करें तो साम्य अवस्था जो है उस साम्य अवस्था पर हमने पहले भी पढ़ा था कि साम्य अवस्था वह अवस्था है जिस पर अग्र और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि kf इंटू ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2 इज इक्वल टू होगा kb c की पावर m1 इंटू बी की पावर d c की पावर m1 इंटू डी की पावर m2। ये जो है इस समीकरण से हमें प्राप्त होगा। या फिर इस समीकरण को यदि हम पुनः व्यवस्थित करें तो kf अपॉन kb बराबर हो जाएगा c की पावर m1 इंटू डी की पावर m2 बटे a की पावर n1 इंटू बी की पावर n2। कुल मिलाकर के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो वेग स्थिरांक है उसका अनुपात होगा ये। यहाँ k और b का जो अनुपात है वही साम्य स्थिरांक कहलाता है और जिसे हम kc के द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः kf अपॉन kb की जगह हम क्या रख देंगे, kc, तो kc हो जाएगा c की पावर m1 इंटू डी की पावर m2 बटे a की पावर n1 इंटू b की पावर m2। ये होता है साम्य स्थिरांक। एक निश्चित ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्पादों की सांद्रता के गुणनफल एवं अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात उस अभिक्रिया का साम्य अवस्था स्थिरांक कहलाता है। तो अब हम इसको कैसे परिभाषित करते हैं कि किसी निश्चित ताप पर कोई भी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल और अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल का जो अनुपात होता है वो अनुपात साम्य अवस्था स्थिरांक कहलाता है। इसको जो है हम एक अन्य समीकरण के द्वारा भी जो है समझ सकते हैं साम्य अवस्था स्थिरांक को। और अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है Kc होगा NH3 की होल ट्वाइस बटे N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता की घात 3।
यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो उनकी सांद्रताओं को उनके आंशिक दाबों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि अभिक्रिया जो है विलयन के रूप में हो तो उनकी सांद्रता अलग होगी, लेकिन यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय हों उस स्थिति में सांद्रता के स्थान पर हम जो है आंशिक दाब जो है उसको काम में लेते हैं। और आंशिक दाब की अगर हम बात करें तो उसके लिए आदर्श गैस समीकरण के अनुसार PV बराबर nRT और PV बराबर n/v इंटू RT, जहाँ n/Vc है तो P बराबर CRT। तो एक निश्चित ताप पर दाब जो है वो मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। और या हम यूँ कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी गैसीय पदार्थ का आंशिक दाब उसकी मोलर सांद्रता C के समानुपाती होता है। अब हम जो है गैसीय अभिक्रिया के लिए जो है साम्य अवस्था स्थिरांक जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। और गैसीय अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D के लिए Kp जो होगा, Kp का मतलब ये होगा कि उत्पादों की सांद्रता यानी कि उत्पादों का आंशिक दाब का गुणनफल बटे अभिकारकों के आंशिक दाब का गुणनफल। और क्या होगा, Kp बराबर, क्योंकि गैसीय अभिक्रिया है और सांद्रता जो है आंशिक दाब के रूप में है, इसलिए इस साम्य अवस्था स्थिरांक को हम Kp के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो Pc की पावर यानी कि C का आंशिक दाब Pc, D का PD, A का PA और B का PB। तो Kp बराबर होगा Pc की पावर m1 इंटू PD की पावर m2 बटे Pa की पावर n1 इंटू Pb की पावर n2, यानी कि ये Kp होगा। और यदि हम किसी विशेष अभिक्रिया के लिए बात करें तो Kp बराबर क्या हो जाएगा, जैसे अमोनिया निर्माण की विधि है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। तो इसके लिए क्या होगा, अमोनिया के आंशिक दाब बटे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आंशिक दाब, यानी कि Kp बराबर PNH3 की होल ट्वाइस बटे PN2 इंटू PH2 की होल 3। तो ये जो है इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान होगा। तो इस तरह से जो है हम साम्य अवस्था स्थिरांक जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं Kp और Kc जो है उसमें क्या संबंध होता है। और Kp और Kc में संबंध जानने के लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया जो हमने पहले देखी है उसी अभिक्रिया पर विचार करते हैं। और उस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर क्या होगा, N1A N2B और इज इक्वल टू M1C प्लस M2D। इस अभिक्रिया के लिए Kp होगा C की सांद्रता, C का आंशिक दाब इंटू D का आंशिक दाब बटे A का आंशिक दाब इंटू B का आंशिक दाब, यानी कि Kp बराबर Pc की पावर m1 इंटू PD की पावर m2 बटे Pa की पावर n1 इंटू Pb की पावर n2। आदर्श गैस समीकरण हम अच्छी तरह से जानते हैं, Pv बराबर nRT और P बराबर CRT। तो यहाँ जो है ये आंशिक जो दाब है Pa वो होगा CART, या Ca होती है A की सांद्रता, तो Pa बराबर हो जाएगा Pa की सांद्रता इंटू RT, Pb जो है वो हो जाएगा B की सांद्रता इंटू RT, Pc बराबर जो है C की सांद्रता इंटू RT और Pd बराबर D की सांद्रता इंटू RT। तो ये जो आंशिक दाब है Pa, Pb, Pc और Pd, इनके मान जो है यदि हम उपरोक्त समीकरण में रख दें तो Kp बराबर हो जाएगा C की सांद्रता RT की पावर m1, D की सांद्रता RT की पावर m2, इसी तरह से A RT की पावर n1 और D RT की पावर n2। अब इस समीकरण को यदि हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यह आ जाएगा Kp बराबर C की पावर m1, D की पावर m2 बटे इंटू जो है RT की पावर m1 प्लस m2, और बटे में जो है आ जाएगा आपका A की पावर n1 इंटू B की पावर n2 और इंटू जो है RT की पावर n1 प्लस n2। यहाँ C की पावर m1 और D की पावर m2 बटे A की पावर n1 और B की पावर n2 होता है Kc। तो ये हो जाएगा आपका Kc
तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। तो के पी बराबर हो गया के सी आर टी की पावर डेल्टा n। के पी बराबर हो जाएगा के सी आर टी की पावर डेल्टा n। यहाँ डेल्टा n जो है वो उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि के पी और के सी में क्या संबंध होता है। के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। अब अलग अलग अभिक्रियाओं पे विचार करते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा एन बराबर 0 होता है। तो डेल्टा एन जिन अभिक्रियाओं के लिए 0 होता है, जैसे N2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO, यानी कि अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या 2-2 है, तो इनका अंतर कितना हुआ 0। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान जो है वो बराबर रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होता है, यानी कि 0 से अधिक होता है, या यूँ कहें कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के मोलों की संख्या ज़्यादा होती है और अभिकारक के मोलों की संख्या कम होती है, जैसे हम बात कर सकते हैं 2SO3 इज इक्वल टू 2SO2 प्लस O2। तो यहाँ पर जो है Kp का मान ज़्यादा रहेगा और Kc का मान कम रहेगा। इसके विपरीत ऐसी अभिक्रिया जिनके लिए डेल्टा एन का मान ऋणात्मक होता है, 0 से कम होता है, या यूँ कहीं अभिकारकों की अणुओं की संख्या अधिक होती है और उत्पाद के अणुओं की संख्या कम, जैसे अमोनिया का निर्माण। तो ऐसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान Kp से अधिक होता है। तो ये था Kp और Kc में संबंध। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं कि साम्य अवस्था जो स्थिरांक है, इस साम्य अवस्था स्थिरांक की इकाई क्या है। साम्य अवस्था स्थिरांक की इकाई की यदि हम बात करें तो इसके लिए भी जो है हम इकाई ज्ञात करते हैं कि साम्य अवस्था स्थिरांक Kc और Kp की इकाइयाँ क्या होती है। यदि हम एक सामान्य अभिक्रिया पर विचार करें, जैसे N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D के लिए, तो इसके लिए Kc होता है C की पावर M1 D की पावर M2 बटे A की पावर N1 इंटू B की पावर N2। यदि हम इस अभिक्रिया पे विचार करें तो इसमें जो है Kc बराबर हो जाएगा C की सांद्रता की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, और सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, यानी कि मोल प्रति लीटर की घात डेल्टा N। तो इस तरह से हम जो है Kc किसी भी अभिक्रिया के लिए Kc का जो है इकाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 के लिए यदि हम बात करें तो Kc की इकाई क्या होगी, क्योंकि इसके लिए डेल्टा N बराबर होगा -2। यदि हम -2 रखते हैं तो Kc की इकाई हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा मोल माइनस की पावर -2 और लीटर 2 Kc की इकाई होगी। यदि डेल्टा N बराबर 0 हो तो Kc की कोई इकाई नहीं होगी। अब हम जो है ये तो Kc की इकाई होगी, यानी कि मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा N, यानी कि अभिकारकों उत्पादों के मोलों की संख्या और अभिकारकों के मोलों की संख्या के आधार पर जो है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है Kc का मान। अब Kp की बात करें तो Kp के लिए जो अभी अभिक्रिया हमने ली उसी अभिक्रिया के लिए Kp होगा Pc की पावर M1 Pd की पावर M2 बटे Pa की पावर N1 Pb की पावर N2। ये सभी दाब की हैं, तो Kp का होगा दाब की पावर M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, यानी कि दाब की इकाई वायुमंडल या बार होती है, तो हम कह सकते हैं Kp बराबर वायुमंडल की पावर डेल्टा N या बार की पावर डेल्टा N होगा। अगर हम किसी विशेष अभिक्रिया के लिए Kp की बात करें, जैसे जो है 2SO3 2SO2 प्लस O2 के लिए यदि हम बात करें तो इस अभिक्रिया के लिए जो है डेल्टा N होगा 3 - 2 यानी कि 1, तो Kp का जो इकाई है वो हो जाएगी वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल की घात 1, तो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, या बार में यदि लेते हैं तो बार। तो इस तरह से जो है हमने जो है आज अध्ययन किया है साम्य स्थिरांक, और हमने जो है ये पढ़ा कि भाई साम्य स्थिरांक क्या होता है। साम्य स्थिरांक जो कि
Kp और Kc है उनमें आपस में संबंध क्या है, और उस संबंध के बारे में भी हमने जाना कि Kp बराबर होता है Kc RT की पावर डेल्टा है। इसी तरह से हमने इस जो वीडियो है उसमें साम्य अवस्था स्थिरांक जो है उनकी इकाइयों के बारे में भी जो है अध्ययन किया, और हमने ये पाया कि जो Kc है उसका की इकाई होती है मोल प्रति लीटर की पावर डेल्टा एन, जो अभिक्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि अभिक्रिया में उत्पादों और अभिकारकों के मोलों की संख्या के अंतर पर निर्भर करता है। इसी तरह से Kp जो है वो होता है वायुमंडल की पावर डेल्टा एन, और इसके आधार पर जो है हम अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए Kp और Kc की जो है इकाइयाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।